हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मिनेश यादव है और आज हम देखने वाले हैं जो हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। चैप्टर का नाम है जो हमारा चल रहा है वो है शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण। इसमें हम आज देखने वाले हैं आगे के टॉपिक जो है लसिका उत्तक द्रव। इससे पहले हम इसका एक पार्ट कर लिए हैं। वो उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप देख सकते हो। अब हम पढ़ते हैं लसिका उत्तक द्रव। क्या दिया हुआ है? रक्त जब ऊतक की कोशिकाओं से होकर गुजरता है तब बड़े प्रोटीन अणु एवं संगठित पदार्थों को छोड़कर रक्त से जल एवं जल में घुलनशील पदार्थ कोशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं। इस तरल को अंतराली द्रव तथा ऊतक द्रव कहते हैं। इसमें प्लाज्मा के समान ही खनिज लवण पाए जाते हैं। रक्त तथा कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थों एवं गैसों का आदान प्रदान इसी द्रव से होता है। वहिकाओं का विस्तृत जाल जो लसिका तंत्र लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है, इस द्रव को एकत्र कर बड़ी शिराओं में वापस छोड़ता है। लसिका तंत्र में उपस्थित यह द्रव तरल और द्रव को लसिका कहते हैं। आगे दिया हुआ है लसिका एक रंगहीन द्रव है कि इसमें रंगनी है, मतलब रंगहीन मतलब जिसमें विशिष्ट लिम्फोसाइट मिलते हैं। लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है। लसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि के संवादन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आंत्र अंकुर में उपस्थित लैक्टियल वसा को लसिका द्वारा अवशोषित करते हैं। अब आगे देखिए, आगे दिया हुआ है परिसंचरण पथ। क्या है परिसंचरण पथ? परिसंचरण दो तरह का होता है, जो खुला एवं बंद होता है। खुला परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा, संधिपा तथा मोलस्का में पाया जाता है, जिसमें हृदय द्वारा रक्त को रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है, जो कि रक्त स्थान कटोरों में खुलता है। एक कोटर वस्तुतः देह गुहा होती है। एनेलिडा तथा कोशेरुका में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसमें हृदय से रक्त का प्रवाह एक दूसरे से जुड़ी रक्त वाहिनियों के जाल में होता है। इस तरह का रक्त परिसंचरण पथ ज़्यादा लाभदायक होता है क्योंकि इसमें रक्त प्रवाह आसानी से नियमित किया जाता है। आगे देखिए, सभी कशेरुकी में कक्षों में बना हुआ पेशी हृदय होता है। मछलियों में दो कक्षीय हृदय होता है, जिसमें एक अलिंद तथा एक निलय होता है। उभयचरों एवं सरीसृपों रेप्टाइल्स या का मगरमच्छ को छोड़कर, याद रखना, मगरमच्छ को छोड़कर हृदय 3 कक्षों में बना होता है, जिसमें 2 अलिंद तथा एक निलय होता है। जबकि मगरमच्छ पक्षियों तथा स्तनधारियों में हृदय 4 कक्षों का बना होता है, जिसमें 2 अलिंद तथा 2 निलय होते हैं। मछलियों में हृदय विऑक्सीजनित रुधिर बाहर को पंप करता है, जो क्लोम द्वारा ऑक्सीजनित रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है तथा वहां से विऑक्सीजनित रक्त हृदय में वापस आता है। इस क्रिया को एकल परिसंचरण कहते हैं। उभयचरों एवं सरीसृपों में बायां अलिंद क्लोम फेफड़ों त्वचा से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है तथा दाहिना अलिंद शरीर के दूसरे भागों में विऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, लेकिन वे रक्त को निलय में मिश्रित कर बाहर की ओर पंप करते हैं। इस क्रिया को अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहते हैं। अलिंदों में यदि पक्षियों एवं स्तनधारियों में ऑक्सीजनित विऑक्सीजनित रक्त क्रमशः बाएं एवं दाएं अलिंदों में आता है। वहाँ से वह उसी क्रम में दाएं एवं बाएं निलयों में जाता है। निलय बिना रक्त को मिलाए इन्हें पंप करता है, अर्थात 2 तरह के परिसंचरण पथ इन प्राणियों में मिलते हैं। अतः इन प्राणियों में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, जबकि हम मानव के परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं। चलो ठीक है, याद रख लेना। देखिए, अब मानव परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे आगे। क्या दिया हुआ है? मानव परिसंचरण तंत्र, जिसे रक्तवाहिनी तंत्र भी कहते हैं, जिसमें कक्षों से बना पेशीय हृदय शाखित बंद रक्त वाहिनियों का एक जाल रक्त एवं तरल समाहित होता है। रक्त इनमें बहने वाला एक तरल है, जिसके बारे में आप विस्तृत रूप से इस अध्याय के पूर्ववर्ती प्रश्नों में पढ़ चुके हैं। मतलब जो रक्तों के बारे में पहले हम देख चुके हैं वही वाला है। आगे देखिए, हृदय की उत्पत्ति मध्यजन स्तर मेसोडर्म से होती है, याद रख लेना, तथा यह दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित रहता है। यह थोड़ा सा बाईं तरफ झुका रहता है, मतलब जो हमारे फेफड़े रहते हैं बाएं फेफड़ों की तरफ थोड़ा सा हृदय झुके रहता है, मतलब जो उल्टा हाथ रहता है उस तरफ। यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। यह एक दोहरी भित्ति के झिल्ली थैली हृदयावरणी द्वारा सुरक्षित होता है, जिसमें हृदयावरणी द्रव पाया जाता है। हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे तथा ऊपर को पाए जाते हैं, जिन्हें अलिंद के या आर्टरिया कहते हैं, तथा 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, जिन्हें निलय या वेंट्रिकल्स कहते हैं।
एक पतली पेशीय भित्ति जिसे अंतर अलिंद पट कहते हैं दाएं एवं बाएं अलिंदों को अलग करती है, जबकि एक मोटी भित्ति जिसे अंतर निलयी पट कहते हैं जो बाएं एवं दाएं निलय को अलग करती है। हम डायग्राम में देखेंगे अभी। इसमें देखिए, अब देखिए इसमें है अलिंद और निलय का ये जो कपाट है, ये वाले जो अलग करते हैं क्या को, दाएं और बाएं अलिंद को। ठीक है, अब देख सकते हैं इसमें। अब आगे हम पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। अपनी अपनी और के अलिंद एवं निलय एक मोटे रेशीय ऊतक जिसे अलिंद निलय पट द्वारा पृथक रहते हैं। हालांकि इन पटों में एक एक छिद्र होता है जो एक और के दोनों कक्षों को जोड़ता है। दाहिने अलिंद और दाहिने निलय के रंध्र पर 3 पेशी पल्लों का वलनों से फ्लेक्स या कप्स से युक्त एक वाल्व पाया जाता है। इसे ट्राइकप्सिड या त्रिवलनी कपाट या वाल्व कहते हैं। बाह्य अलिंद एवं बाह्य निलय के रंध्र निकास पर एक द्विवलनी कपट या मिट्रल्स कपट पाया जाता है। दाएं एवं बाएं निलयों से निकलने वाली क्रमशः फुफ्फुसीय धमनी तथा महाधमनी का निकास द्वार अर्धचंद्र कपट सेमील्यूनर वाल्व से युक्त रहता है। हृदय के कपट रुधिर को एक दिशा में ही जाने देते हैं, अर्थात अलिंद से निलय और निलय से फुफ्फुस धमनी या महाधमनी कपट वापसी या उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। आगे दिया हुआ है, यह हृदय पेशियों से बना है। निलयों की भित्ति अलिंदों की भित्ति से बहुत मोटी होती है। एक विशेष प्रकार की हृदय पेशी न्यास जिसे नोडल ऊतक कहते हैं भी हृदय में पाया जाता है। इस ऊतक का एक धब्बा दाहिने अलिंद के दाहिने ऊपरी कोने पर स्थित होता है जिसे शिरा अलिंद पर्व साइनोआर्टरियल्स नोड या SAN कहते हैं। इस ऊतक का दूसरा पिंड दाहिने अलिंद में नीचे के कोने पर अलिंद निलयी पट के पास में स्थित होता है जिसे अलिंद निलय पर्व ओट्रियो वेटिकुलर नोड या AVN कहते हैं। नोडल ग्रंथिल रेशों का एक बंडल जिसे अलिंद निलय बंडल AV बंडल भी कहते हैं अंतर निलय पट के ऊपरी भाग में अलिंद निलय पर्व से प्रारंभ होता है तथा शीघ्र ही 2 दाई एवं बाई शाखाओं में विभाजित होकर अंतर निलय पट के साथ पश्च भाग में बढ़ाता है। इन शाखाओं में संक्षिप्त रेशे निकलते हैं जो पूरी निलयी पेशिन्यास में दोनों तरफ फैले होते हैं। आगे देखते हैं, इसे पुरकिंज तंतु कहते हैं। नोडल ऊतक बिना किसी बाह्य प्रेरणा के क्रिया विभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। इसे स्व उत्तेजनशील ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं। हालांकि 1 मिनट में उत्पन्न हुए क्रिया विभव की संख्या नोडल तंत्र के विभिन्न भागों में घट बढ़ सकती है। शिरा अलिंद पर्व गांठ सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा कर सकती है। यह 1 मिनट में 70 से 75 क्रिया विभव पैदा करती है, याद रख लेना। तथा हृदय का लयात्मक संकुचन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को प्रारंभ करता है तथा बनाए रखता है, इसलिए इसे गति प्रेरक या पेसमेकर कहते हैं। इसे हमारी सामान्य हृदय स्पंदन दर 70 से 75 प्रति मिनट औसतन 72 स्पंदन प्रति मिनट होती है। मतलब जो बोलते हैं ना कि 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है, तो वो औसतन 72 बार और ऐसे तो 70 से 75 बार। ठीक है, अब देखिए हृदय चक्र आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं हृदय चक्र। हृदय काम कैसे करता है, आओ हम जानें। प्रारंभ में माना कि हृदय के 4 कक्ष शिथिल अवस्था में है, अर्थात हृदय अनुशिथिलन अवस्था में है। इस समय त्रिवलन या द्विवलन कपाट खुले रहते हैं जिसे रक्त शिरा तथा महाशिरा से क्रमशः बाएं तथा दाएं अलिंद से होता हुआ बाएं तथा दाएं निलय में पहुंचता है। अर्धचंद्र कपाटिका इस अवस्था में बंद रहती है। अब शिरा अलिंद विन्यास अलिंद पर्व SAN क्रिया विभव पैदा करता है जो दोनों अलिंदों को प्रेरित कर अलिंद प्रकुंचन और आर्टियल सिस्टोल पैदा करती है। इस क्रिया से रक्त का प्रवाह निलय में लगभग 30% बढ़ जाता है। निलय में क्रिया विभव का संचालन अलिंद निलय पर्व तथा अलिंद निलय बंडल द्वारा होता है, जहाँ से हिज के बंडल इसे निलयी पेशिन्यास वेंट्रिकुलर मस्कुलेटर तक पहुँचाता है। आगे दिया है, इसके कारण निलयी पेशियों में संकुचन होता है, अर्थात निलय प्रकुंचन। इस समय अलिंद विश्राम अवस्था में जाते हैं। इसे अलिंद को अनुशिथिलन कहते हैं। जो अलिंद प्रकुंचन के साथ साथ निलयी प्रकुंचन निलयी दाब बढ़ जाता है जिसे त्रिवलनी व द्विवलनी कपाट बंद हो जाते हैं।
अतः रक्त विपरीत दिशा अर्थात आलिंद में नहीं आता है। जैसे ही निलयी दबाव बढ़ता है, अर्धचंद्र कपाटिकाएँ जो फुफ्फुसीय धमनी दाईं ओर तथा महाधमनी बाईं ओर पर स्थित होते हैं खुलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिसके रक्त धमनियों से होता हुआ परिसंचरण मार्ग में चला जाता है। निलयी जब शिथिल हो जाता है तब इसे निलयी अनुशीतलन कहते हैं। इस तरह निलयी का दाब कम हो जाता है, जिससे अर्धचंद्र कपाटिका बंद हो जाती है, जिससे रक्त का विपरीत प्रवाह निलय में नहीं होता। निलयी दाब और कम होता है। अतः अलिंद में रक्त का दाब अधिक होने के कारण त्रिवलनी कपाट तथा द्विवलनी कपाट खुल जाते हैं। अब आगे देखिए, इस तरह शिराओं के आए हुए रक्त का प्रवाह अलिंद से पुनः निलय में शुरू हो जाता है। निलय तथा अलिंद एक बार पुनः, जैसा कि ऊपर लिखा गया है, शिथिल अवस्था में चले जाते हैं। शिला अलिंद पर्व कोटरा अलिंद गांठ पुनः क्रिया विभव पैदा करती है तथा उपरोक्त वर्णित से सारी क्रियाओं को दोहराती है, जिससे यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। आगे दिया हुआ एक हृदय स्पंद के आरंभ में दूसरे स्पंद के प्रारंभ एक संपूर्ण हृदय स्पंदन होने के बीच के घटनाक्रम को हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल कहते हैं तथा इस क्रिया में दोनों अलिंद तथा दोनों निलयों का प्रकुंचन एवं अनुशीतलन सम्मिलित होता है। जैसा कि ऊपर वर्णित किया जा चुका है कि हृदय स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है, अर्थात 1 मिनट में कई बार हृदय चक्र होता है। इससे एक चक्र का समय 0.8 सेकंड निकाला जा सकता है। प्रत्येक हृदय चक्र में निलयी 30 मिलीमीटर रक्त पंप करता है, जिसे प्रवाह आयतन कहते हैं। प्रवाह आयतन को हृदय दर से गुणा करने पर हृदय निकास कहलाता है। इसलिए हृदय निकास प्रत्येक निलय द्वारा रक्त की मात्रा को प्रति मिनट बाहर निकालने की क्षमता है, जो एक स्वस्थ मात्रा में औसतन 5000 मिलीलीटर या 5 लीटर होता है। हम प्रवाह आयतन तथा हृदय को बदलने की क्षमता रखते हैं, इससे हृदय निकास भी बदलता है। उदाहरण के तौर पर खिड़की धावकों का हृदय निकास सामान्य मनुष्य में से अधिक होता है। हृदय चक्र के दौरान 2 महत्वपूर्ण ध्वनियाँ स्टेथोस्कोप द्वारा सुनी जा सकती है। प्रथम ध्वनि लब त्रिवलनी तथा द्वितीय कपाट के बंद होने से संबंधित है, जबकि दूसरी ध्वनि डब अर्धचंद्र कपाट के बंद होने से संबंधित है। इन दोनों ध्वनियों का चिकित्सीय निदान में बहुत महत्व है। अब आगे देखिए, विद्युत हृदय लेख या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं इसको। कि अब देखते हैं, आप शायद अस्पताल में टेलीविज़न के दृश्य से परिचित होंगे। जब कोई बीमार व्यक्ति हृदयघात के कारण निगरानी मॉनिटरिंग मशीन पर रखा जाता है, तब आप पी 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 या पी 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 आवाज़ सुन सकते हैं। इस तरह की मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का उपयोग विद्युत हृदय लेख इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, ये मानव ECG का रेखांकित, जैसे PQRS और T दिया हुआ है। आगे देखिए, ECG हृदय के हृदयी चक्र की विद्युत क्रियाकलापों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण है। बीमार व्यक्ति के मानक ECG से प्राप्त करने के लिए मनुष्य रोगी को 3 विद्युत लीड से दोनों कलाइयों तथा बाईं ओर की एड़ी जोड़कर लगातार निगरानी करके प्राप्त कर सकते हैं। हृदय क्रियाओं के विस्तृत मूल्यांकन के लिए कई सारी लीड्स को सोने से जोड़ा जाता है। यहाँ हम केवल मानव ECG के बारे में बताएंगे। अलग अलग जानवरों में भी किया जाता है, लेकिन हम सिर्फ मानव ECG के बारे में पढ़ेंगे। क्या दिया हुआ है? ECG के प्रत्येक चरमोत्कर्ष को P से T तक दर्शाया जाता है, जो हृदय की विशेष विद्युत क्रियाओं में प्रदर्शित करता है। P तरंग को आलिंद के उद्दीपन विध्रुवण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे दोनों अलिंदों का संकुचन होता है। QRS सम्मिश्र निलय के अध्रुवण को प्रस्तुत करता है, जो निलय के संकुचन को शुरू करता है। संकुचन Q तरंग के तुरंत बाद शुरू होता है, जो प्रकुंचन सिस्टोल की शुरुआत द्योतक है।
टी तरंग निलय का उत्तेजना से सामान्य अवस्था में वापस आने की स्थिति में प्रदर्शित करता है। टी तरंग का अंत प्रकुंचन अवस्था की समाप्ति का द्योतक है। स्पष्टतया एक विशिष्ट निश्चित समय में QRS सम्मिश्र की संख्या गिनने पर एक मनुष्य के हृदय स्पंदन दर भी निकाली जा सकती है। यद्यपि तरह तरह के व्यक्तियों की CG संरचना एवं आकृति सामान्य होती है, इस आकृति में कई परिवर्तन किसी संभावित असामान्यता अथवा बीमारी को इंगित करती है। अतः इसकी चिकित्सीय महत्ता बहुत ज़्यादा है। अब हम आगे देखेंगे द्विसंचरण डबल हेलिक्स। क्या देखेंगे? द्विसंचरण या डबल हेलिक्स। क्या दिया हुआ है? रक्त अनिवार्य रूप से एक निर्धारित मार्ग में रक्त वाहिनियों, धमनी एवं शिराओं द्वारा में बहता है। मूल रूप से प्रत्येक धमनी और शिरा में 3 परतें होती है। अंदर की परत शल्की, अंतराच्छादित ऊतक, अंतःस्तर कंचुक, चिकनी पेशियों एवं लचीले रेशे से युक्त मध्य कंचुक एवं कोलेजन रेशे से युक्त रेशेदार संयोजी ऊतक, बाह्य कंचुक। शिराओं में मध्य कंचुक अपेक्षाकृत पतला होता है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो ये डायग्राम रहा परिसंचरण का आरेख, इसमें आप देख सकते हो। फिर आगे देखते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि दाहिने नीलयी द्वारा पंप किया गया रक्त फुफ्फुसीय धमनियों में जाता है, जबकि बाएं नीलयी से रक्त महाधमनी में जाता है। ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त होकर फुफ्फुस शिराओं से होता हुआ बाह्य अलिंद में जाता है। यह संचरण पथ फुफ्फुस संचरण कहलाता है। ऑक्सीजनित रक्त महाधमनी से होता हुआ धमनिकाओं तथा केशिकाओं कैपिलरीज से होता हुआ ऊतकों तक जाता है और वहां से ऑक्सीजन रहित होकर शिराओं तथा महाशिरा से होता हुआ दाहिने अलिंद में आता है। यह एक क्रमबद्ध परिसंचरण है। यह क्रमबद्ध परिसंचरण पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा अन्य जरूरी पदार्थों को ऊतकों तक पहुँचाता है तथा वहां से कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 तथा अन्य हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए ऊतकों से दूर ले जाता है। एक अनूठी संवहनी संबंधता आहार नाल तथा यकृत के बीच उपस्थित होती है, जिसे यकृत निवाहिका परिसंचरण तंत्र हिपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। यह निवाहिका शिरा रक्त को इसके पहले की क्रमबद्ध परिसंचरण के आंत्र से यकृत तक पहुंचाती है। हमारे शरीर में एक विशेष हृदय परिसंचरण तंत्र कोरोनरी सिस्टम पाया जाता है, जो रक्त सिर्फ को हृदय पेशी न्यास तक ले जाता है तथा वापस लाता है। अब आगे देखिए, ये चित्र तो हम देख ही लिए थे। अब क्या है? हृदय क्रिया का नियमन। हृदय क्रिया का नियमन कैसे होता है या कौन करता है, वही दिया हुआ है। ठीक है, हृदय की सामान्य क्रियाओं का नियमन अंतरिम होता है, अर्थात विशेष पेशी ऊतक नोडल ऊतक द्वारा स्वनियमित होते हैं, इसलिए हृदय को पेशीजनिक मायोजेनिक कहते हैं। मोड्यूला ऑब्लोंगेटा के विशेष तंत्रिका केंद्र स्वायत्त तंत्रिका के द्वारा हृदय की क्रियाओं को संयमित कर सकता है। अनुकंपीय तंत्रिकाओं से प्राप्त तंत्रीय संकेत हृदय स्पंदन को बढ़ा देते हैं। वो नीलयी संकुचन को सुदृढ़ बनाते हैं, अतः हृदय निकास बढ़ जाता है। दूसरी तरफ परानुकंपीय तंत्रिका संकेत, जो स्वचालित तंत्रिका केंद्र का हिस्सा है, हृदय स्पंदन एवं क्रिया विभव की संवहनी गति कम करते हैं, अतः यह हृदय निकास को कम करता है। अधिवृक्क अंतस्तथा एड्रिनल मेड्यूला का हार्मोन भी हृदय निकास को बढ़ा सकता है। अब परिसंचरण की विकृतियाँ, मतलब जो अपने परिसंचरण होता है उसकी विकृतियाँ, उसकी कमियाँ क्या क्या होती है वो देखना है। क्या है? उच्च रक्तदाब, अति तनाव होता है। अति तनाव रक्तदाब की वह अवस्था है जिसमें रक्तचाप सामान्य 120 या 120 से लगाकर 80 से अधिक होता है। इस मापदंड में 120 मिलीलीटर Hg मिलीमीटर में मर्क्यूरी दाब को प्रकुंचित या पंपिंग दाब और 80 मिलीमीटर Hg को अनुशीतलन या विराम काल सहज रक्तदाब कहते हैं। यदि किसी का रक्तदाब बार बार मापने पर भी व्यक्ति 140 से 90 या इससे अधिक होता है तो वह अति तनाव प्रदर्शित करता है। उच्च रक्तचाप हृदय की बीमारियों को जन्म देता है तथा अन्य महत्वपूर्ण अंगों जैसे मस्तिष्क एवं वृक्क जैसे अंगों को प्रभावित करता है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है हृदय धमनी रोग CAD। हृदय धमनी बीमारी या रोग को प्रायः एथिरोकार्डिया, एथिरोसिस,
स्क्लेरोसिस के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिनियां प्रभावित होती है। यह बीमारी धमनियों के अंदर कैल्शियम, वसा तथा अन्य रेशीय ऊतकों के जमा होने से होता है, जिससे धमनी की अवकाशिका सक्रिय हो जाती है। हृदयशूल एंजाइना, इसको एंजाइना पेक्टोरिस, हृदयशूल पेक्टोरिस भी कहते हैं। हृदय पेशी में जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तब सीने में दर्द, वक्ष पीड़ा होता है, जो एंजाइना हृदयशूल की पहचान है। हृदयशूल स्त्री या पुरुष दोनों में किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन मध्यावस्था तथा वृद्धावस्था में यह सामान्यतः होता है। यह अवस्था रक्त बहाव से प्रभावित होने से होती है। अब आगे हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर या हृदयपात, क्या दिया? हार्ट फेल्योर या हृदयपात। हृदयपात वह अवस्था है जिसमें हृदय शरीर के विभिन्न अंगों का आवश्यकता अनुसार पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाता है। इसको कभी कभी संकुलित हृदयपात भी कहते हैं, क्योंकि फुफ्फुस का संकुलन हो जाना भी उस बीमारी का प्रमुख लक्षण है। हृदयपात ठीक हृदयघात की भांति नहीं होता है, जहां हृदयघात में हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, जबकि हृदयपात में हृदय पेशी को रक्त आपूर्ति अचानक अपर्याप्त हो जाने से एकाएक क्षति पहुंचती है। यह होता है हमारा पूरा अध्याय समाप्त। शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण। आप यहीं तक आपका यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो आप सभी का धन्यवाद, और ऐसे ही सोपट बनाए रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आप कमेंट में सजेस्ट करिए कि मैं और क्या सुधार कर सकता हूँ वीडियो में। और ये हमारा हो गया आज चौथा अध्याय। हम पहले से 3 अध्याय पूरे कर चुके हैं, और ये चौथा अध्याय का दूसरा वीडियो भी पूरा हो गया है। और मैं बहुत सारे चैप्टर के जितने भी अध्याय हो चुके हैं उनके प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो आप जाके देख सकते हो। और यहीं तक आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।